बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आइटम राइटिंग सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टेस्ट आइटम से, और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को लिखते हुए किन किन गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता है और कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आइटम्स को लिखते हुए हो जाती हैं और इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन डैश। इस फिल इन द ब्लैंक आइटम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं पूछी जा रही। लग इस तरह से रहा है कि जैसे इसमें ईयर पूछने की कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 कौन से ईयर में एंड हुई, लेकिन इसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि इसको किसी भी तरह से इनडेफिनेट वे से फिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इस तरह फिल कर दें कि वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तो ये इस तरह से भी इसको फिल किया जा सकता है और इसके अलावा भी इसको फिल करने के वेज हो सकते हैं। लिहाजा अगर हमें ईयर पूछना है तो हमें उसको एक डेफिनेट फॉर्म में, एक डेफिनेट वे में स्टेट करना चाहिए, ताकि जिससे ये पता चले कि हम ईयर पूछ रहे हैं और स्टूडेंट को भी क्लियर हो कि उसको इस ब्लैंक को किस तरीके से फिल करना है। तो हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करेंगे देखते हैं अगली स्लाइड में। इसमें गाइडलाइन क्या है? इसमें गाइडलाइन ये है कि अवॉइड इनडेफिनेट कंप्लीशन आइटम्स, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनडेफिनेट जो आइटम्स हैं, इनडेफिनेट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसका बेटर वर्जन ये है, क्योंकि हमें ईयर पूछना है तो हम इसको लिखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन द ईयर डैश। तो अब स्टूडेंट जो है वो आगे ब्लैंक में वो ईयर जो है वो मेंशन करेंगे, तो इस तरह से एक क्लैरिटी होगी। तो चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ अगली स्लाइड पे। एग्जाम्पल, द डैश फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें जो ब्लैंक दिया गया है द डैश फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl, तो इस ब्लैंक में जो वर्ड आ रहा है वो है फार्मूला। द फार्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl, या इसमें हम कंप्लीटली लिखेंगे तो लिखेंगे द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl। लेकिन जब भी हमें कोई फिल इन द ब्लैंक टेस्ट आइटम बनाना हो तो हमें जो ओमिशंस हैं, हमें जो ब्लैंक्स हैं, वो कीवर्ड्स के लिए देनी चाहिए। इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि अब जो ब्लैंक दिया गया है वो फार्मूला के लिए दिया गया है, तो ब्लैंक जो है वो कॉमन वर्ड्स के लिए नहीं देनी चाहिए। तो इसको किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे ये हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो इसमें जो गाइडलाइन है वो है ओमिट ओनली कीवर्ड्स। तो हमें सिर्फ कीवर्ड्स को जो है वो ओमिट करना चाहिए और उनकी जगह ब्लैंक देनी चाहिए। तो इसकी जो इसका बेटर वर्जन है वो क्या है? वो ये है कि द फार्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज डैश। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो हमने ब्लैंक दिया है वो केमिकल फार्मूला के लिए दिया है, और जो बिल्कुल कॉमन वर्ड फार्मूला है उसको हमने ब्लैंक वहाँ से हटा दिया है। तो जो की वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं किसी भी स्टेटमेंट में, उनको ओमिट करके वहाँ हमें ब्लैंक देना चाहिए और वो चीज़ पूछनी चाहिए, ना कि कॉमन वर्ड्स जो हैं उनको हटा के और वहाँ जो है वो ब्लैंक दे के और वो वर्ड्स पूछ रहे हों। तो चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल पे।
Example, a verb that is limited by its dash in dash and dash is called a dash verb. तो इस फिल इन द ब्लैंक आइटम को जब हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं हमें। इसमें 4 ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो इसमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है क्योंकि इतने ब्लैंक्स जो हैं वो किसी भी टेस्ट आइटम में, किसी भी फिल इन द ब्लैंक आइटम में नहीं देने चाहिए। तो टू मैनी ब्लैंक्स आर गिवन, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स जो हैं वो नहीं देनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन देखते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब इसकी गाइडलाइन ये है, डोंट लीव टू मैनी ब्लैंक्स इन अ स्टेटमेंट। तो इसका बेटर वर्जन ये है, a verb that is limited by its subject in number and person is called a an dash verb। तो अब इसमें इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही ब्लैंक जो है उसको दिया गया है। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक आइटम होता है उसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि हम सिर्फ एक ही ब्लैंक दें, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्लैंक्स हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ब्लैंक्स जो है उसको देना जो है वो मुनासिब नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल पे। एग्जांपल, इन 1945 डैश डिसाइडेड टू ड्रॉप एटम बॉम्ब ऑन जापान। अब इसमें इस फिल इन द ब्लैंक आइटम में जो फ्लॉ नज़र आ रहा है वो ये है कि इसका जो ब्लैंक है वो बिल्कुल स्टार्ट में दिया गया है। बिल्कुल स्टार्ट में ब्लैंक जो है वो मुनासिब नहीं होता, और बाज़ फिल इन द ब्लैंक आइटम्स स्टार्ट ही ब्लैंक से होते हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह के आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ब्लैंक है उसको स्टेटमेंट के आखिर में रखा जाए, और जितना एंड में उसको हम रख सकते हैं उतना एंड में उसको रखना चाहिए। इस तरह से ये होगा कि सारी बात जो है वो उस स्टेटमेंट में कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो हम कोई ब्लैंक जो है वो उसमें उसको पूछ रहे होंगे तो बेहतर ये होगा कि ब्लैंक को आखिर में रखा जाए। स्टेटमेंट को इस तरह से स्टेट किया जाए कि ब्लैंक जो है वो उसके आखिर में आए। अब इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे ये हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इसमें गाइडलाइन ये है कि हमें ब्लैंक को एंड पे, स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड पे जो है वो प्लेस करना चाहिए। ये हम प्रेफर करेंगे कि बिल्कुल एंड में आए, लेकिन जितना एंड में आ जाए उतना ही बेहतर है। तो इसका बेटर वर्जन ये है, द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट हु डिसाइडेड टू ड्रॉप एटम बम ऑन जापान वॉज डैश। तो अब इस स्टेटमेंट में और ज़्यादा क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि हमें इस ब्लैंक को आंसर करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम मेंशन करना है जिसने ये डिसाइड किया था कि जापान पे एटम बम को ड्रॉप करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज डैश। देखने में ये बिल्कुल मुनासिब लग रहा है, इसका ब्लैंक जो है वो भी इसके आखिर में है, लेकिन इस फिल इन द ब्लैंक आइटम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसका यूनिट मेंशन नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो है हम उसको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो इस ब्लैंक में डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट मेंशन नहीं है। तो जब भी हमें डिस्टेंस या इस तरह की कोई क्वांटिटी जो है वो उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड हो, तो हमें अपने स्टेटमेंट में उसका यूनिट भी मेंशन करना चाहिए कि हम ये डिस्टेंस जो है उसको माइल्स में चाहते हैं, या हम किलोमीटर में चाहते हैं, या किसी और यूनिट में हमें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम इसके यूनिट का है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे जिसमें हम इसका यूनिट मेंशन करते हैं और इसको इम्प्रूव करते हैं।
यहाँ पे गाइडलाइन ये है, इफ़ द आइटम रिक्वायर्स अ न्यूमेरिकल यूनिट स्पेसिफाई द यूनिट। तो इसकी इम्प्रूव्ड फॉर्म ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज़ डैश माइल्स। तो अब इसमें इसका यूनिट जो है वो क्लियरली मैंशनड है कि हमें ये जो डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ वो माइल्स में रिक्वायर्ड है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम्स में शॉर्ट आंसर टेस्ट आइटम्स की। एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल है वेयर इज आईफिल टावर लोकेटेड। अब इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये क्लियर नहीं किया गया कि इसमें हम पूछना क्या चाह रहे हैं। तो कोई एक इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर जो है वो नहीं पूछा जा रहा और इसको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया गया है। अब इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर एक से ज़्यादा तरीक़ों से दिया जा सकता है। जैसे अगर इसका आंसर ऐसे दिया जाए कि आईफिल टावर इज़ लोकेटेड इन फ्रांस, या ये कहा जाए कि आईफिल टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस, या ये कहा जाए कि आईफिल टावर इज़ लोकेटेड इन यूरोप। अगर कॉन्टिनेंट मेंशन कर दिया जाए, उसका सिटी मेंशन किया जाए या कंट्री मेंशन किया जाए, तो तीनों तरीक़ों से इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम इस आइटम में ये है कि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हु वाज लियाकत अली खान। अब इस क्वेश्चन में भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हम इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर इसका आंसर इस तरह से किया जाए कि लियाकत अली खान वॉज अ पॉलिटिशियन, तो ये भी ठीक है। अगर इसका आंसर इस तरह से कर दिया जाए कि लियाकत अली खान वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, तो ये भी ठीक है। अगर ये कहा जाए कि लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी ठीक है। तो एक से ज़्यादा आंसर्स इसके ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट आंसर्स आइटम्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर्स हों। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन आइटम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी अगली स्लाइड पे। तो इसमें यहाँ पे गाइडलाइन ये है, स्टेट द आइटम सो दैट ओनली वन आंसर इज़ करेक्ट। तो इसमें जो इम्प्रूव्ड वर्जन में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है, नेम द कंट्री वेयर आईफिल टावर इज़ लोकेटेड। तो अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्लियरली मेंशन हो गया है कि हमें उस कंट्री का नाम चाहिए जहाँ पे आईफिल टावर लोकेटेड है। और सेकंड एग्जांपल जो थी उसमें भी अब क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनके सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर्स हैं। तो अब ये पहले से बेहतर आइटम के तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं और हमें शॉर्ट आंसर्स आइटम्स को बिल्कुल इस तरह से ही देना चाहिए कि जिसमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर जो है वो पॉसिबल हो। तो चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल पे। तो एग्जांपल्स, कायदे-ए-आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग इन डैश। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टेट नहीं किया गया। लग इस तरह से रहा है कि जैसे हमें वो ईयर चाहिए जिसमें कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, लेकिन इसको प्रॉपरली स्टेट नहीं किया गया क्योंकि इस ब्लैंक में वो जगह, वो सिटी भी बताया जा सकता है कि जहाँ पे कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो जब भी हमें शॉर्ट आंसर आइटम्स लिखने होते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें ताकि सारी बात क्लियर हो जाए कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। इस तरह के
इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमें शॉर्ट आंसर्स को नहीं देना चाहिए। जैसे सेकंड एग्जांपल में लग इस तरह से रहा है कि जैसे हमें एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला पूछना है, लेकिन ये आइटम भी प्रॉपरली स्टेट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हमें देना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन भी दिया गया है, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में कि इन आइटम्स को हम इम्प्रूव किस तरह करेंगे। तो इसमें यहाँ पे गाइडलाइन ये है कि यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चन रादर दैन इनकम्प्लीट फॉर्म। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में शॉर्ट आंसर्स को देना चाहिए, ना ये कि हम उसको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के फॉर्म में दें। अब इसके बेटर वर्जन्स में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको हमने इस तरह से रीस्टेट कर दिया है कि इन विच ईयर डिड कायद-ए-आज़म जॉइन द मुस्लिम लीग। अब क्लियरली मैंशनड है कि हमें वो ईयर चाहिए जिसमें कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया है इस तरह से कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्किल। तो अब हमने इन दोनों आइटम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म जो है वो यूज़ की है। उस तरह से ये मज़ीद क्लियर हो गया है कि हमें इसमें क्या रिक्वायर्ड है। अगर हम इनकम्प्लीट फॉर्म्स में इसको छोड़ेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर्स आने के चांसेस हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी सेकंड गाइडलाइन है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल व्हाट डज द टर्म रेप्टाइल मीन्स। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, व्हाट डज द टर्म रेप्टाइल मीन्स, तो इसमें हमने रेप्टाइल के बारे में बिल्कुल ओपन क्वेश्चन दे दिया है कि व्हाट डज द टर्म रेप्टाइल मीन्स। तो इसमें क्वेश्चन जो है उसमें इसकी लिमिट नहीं है कि क्वेश्चन में स्टूडेंट को क्या आंसर कर रहा है। जब स्टूडेंट्स इसको आंसर करेंगे तो हर कोई रेप्टाइल के हवाले से अपने ही आंसर देगा और इसके डिफरेंट आंसर्स आएंगे, और उन डिफरेंट आंसर्स में हर एक की जो रिस्पांस लेंथ है वो भी अलग अलग आएगी, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने इसको क्वांटिफाई नहीं किया, हमने इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया कि हमें रेप्टाइल्स के बारे में क्या पूछना है स्पेसिफिकली। तो जब भी हम शॉर्ट आंसर आइटम दें तो इस तरह के ओपन आइटम्स ना दें कि जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो कुछ भी लिख सकते हों। तो हमें उसको स्पेसिफाई करके देना चाहिए। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि इसको किस तरह से हम इम्प्रूव करके देंगे। तो यहाँ पे गाइडलाइन ये है, स्टेट द आइटम सो दैट द रिक्वायर्ड आंसर इज ब्रीफ। तो क्योंकि हमें शॉर्ट आंसर आइटम लिखना है, तो हमें इस तरह से इस आइटम को स्टेट करना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ब्रीफ आए और स्पेसिफिक हो कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, क्लियरली स्टेट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसी चीज़ को आंसर करें। तो अब इसका बेटर वर्जन ये है कि नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स दे दिए और 3 ब्लैंक्स दे दिए हैं। अगर हम ब्लैंक्स नहीं भी देते तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि रेप्टाइल्स के बारे में स्टूडेंट्स को उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देनी है। तो ये अब क्लियरली स्पेसिफाई हो गया है कि इस आइटम का आंसर क्या होगा। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम में एक और टाइप की, जिसको हम ऐसे टाइप टेस्ट आइटम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स जो हैं उनकी क्या गाइडलाइंस हैं और उसमें किस किस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं उनको लिखने में वो होती हैं और उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स, इसमें गाइडलाइन ये है
कि फॉर्मुलेट द क्वेश्चन सो दैट द टास्क इज क्लियरली डिफाइंड फॉर द स्टूडेंट। तो हमें जो टेस्ट आइटम है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से देनी है कि स्टूडेंट्स को ये क्लियरली पता चल जाए कि उनको इसमें क्या आंसर करना है, इसमें क्या ख़ास चीज़, क्या स्पेसिफिक चीज़ जो है वो उनको लिखनी है। तो इस सिलसिले में जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप आइटम्स जो होते हैं, उसमें इन दो वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, डिस्कस और एक्सप्लेन। क्योंकि डिस्कस और एक्सप्लेन का जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये एम्बिगुअस वर्ड्स हैं और ये एम्बिगुइटी क्रिएट करते हैं, ये क्लैरिटी नहीं देते, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते कि हमें क्या चीज़ जो है वो स्टूडेंट से पूछनी है। इसलिए इन वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर इन वर्ड्स को यूज़ करना ही हो तो फिर उसके साथ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि हम इसमें इस ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं। फर्दर हमें उस क्वेश्चन को एलेबोरेट करना चाहिए और स्पेसिफिक किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के हमें ये चीज़ जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करनी चाहिए कि हम इस ऐसे टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट से क्या यहाँ पे ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स की 3 एग्जांपल्स दी गई हैं और जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं इनमें कुछ फ्लॉज हैं, नीचे इनके इम्प्रूव्ड वर्जन्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में डिस्कस कार्ल मार्क्स फिलॉसफी। अब इस आइटम में सिंपली ये कहा गया है कि कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करें। अब ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है और इसमें ये नहीं पता कि हमें क्या डिस्कस करना है। इसी तरह से अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो इसमें दिया गया है कंपेयर द उमैयाद डायनेस्टी विद अब्बासीद डायनेस्टी। अब इसमें क्या चीज़ कंपेयर करनी है, किसी ख़ास एरा को कंपेयर करना है या किसी और चीज़ को कंपेयर करना है, ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। और इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सिंपली ये लिखा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखें। अब स्टूडेंट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऐसे टाइप आइटम है उसको इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये क्लियरली स्टूडेंट्स को ये क्लियरली बताया जाए कि उनको इस ऐसे टाइप आइटम को आंसर करते हुए क्या चीज़ जो है वो उस आंसर में देनी है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही ब्रॉड आइटम्स हैं, इसमें ये स्पेसिफिक चीज़ जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, इसलिए इन आइटम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और नीचे इनके इम्प्रूव्ड वर्जन जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आइटम का इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो ये है कि कंपेयर मार्क्स एंड नीचे इन देयर एनालिसिस ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ देयर डे इन 19th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी। तो अब यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कार्ल मार्क्स और नीचे जो हैं इनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उस ज़माने की 19th सेंचुरी की यूरोपियन सोसाइटी के हवाले से उनको कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया है कि हमें क्या चीज़ चाहिए इसके आंसर में। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अब ये दिया जा रहा है कि कंपेयर उमैयाद रूलर्स विद अब्बासीद रूलर्स इन देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज। अब इसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि ये जो कंपैरिजन है ये किस हवाले से हमें चाहिए कि इन दोनों डायनेस्टीज़ में जो डेवलपमेंट हुई है नेचुरल साइंसेज में, हमें उस डेवलपमेंट को कि कितना इन डायनेस्टीज़ में इन रूलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज में, इसको कंपेयर करना है। और फर्दर ये स्पेसिफाई कर दिया है कि इसमें हमें जो आंसर है उसकी जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स लेंथ है वो कितनी चाहिए। तो वो 300 वर्ड जो है वो मेंशन कर दिया गया है। और लास्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फर्दर कैसे स्पेसिफाई किया है
कि राइट 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। 3 फैक्टर्स पूछे गए हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनते हैं, और फिर राइट 3 मेजर्स दैट कैन बी टेकन ऑन गवर्नमेंट लेवल टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। और गवर्नमेंट लेवल पे कौन से 3 स्टेप्स जो हैं जो लिए जा सकते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो अब ये जो 3 ऐसे टाइप आइटम्स हैं, इनको अगर आप देखते हैं तो इसमें स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। और स्पेसिफिक चीज़ें पूछना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि बाद में जब इन आइटम्स का असेसमेंट होगा तो उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। अब हम ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स की कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऐसे टाइप टेस्ट आइटम देते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम इस ऐसे टाइप टेस्ट आइटम के रिस्पॉन्स में स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि जब भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट को दिया जाएगा तो रिस्पॉन्स में स्टूडेंट जो है वो हमें क्या आंसर करेगा, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो पहले तो हमारी वो एक्सपेक्टेशन हमें पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट उसका आंसर किस तरह से करेगा। तो उस एक्सपेक्टेशन को ज़हन में रखते हुए फिर हम अपनी जो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको जो है वो हम फार्मूलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें ये देखना होता है कि अगर हमें ये लगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो लर्न की हुई इनकी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ उन्होंने लर्न किया है, उसको सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमें उनकी ये वाली स्किल जो है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या अपनी लर्नड इंफॉर्मेशन को अच्छे से सिंथेसाइज या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर हमें ये देखना हो तो फिर हमें ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स में से रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम जो हैं वो देने चाहिए। ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। अगर हमें ये देखना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नॉलेज को, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग क्लास जो उनको पढ़ाया गया है, उस नॉलेज को अच्छी तरह से इवैल्यूएट या जज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के बेस पे। यानी अगर हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं उनको असेस करना हो तो फिर हमें उनको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम्स जो हैं वो देने चाहिए। तो 3 बेसिक चीज़ें जो हैं जिनको हमें फोकस में रखना होगा किसी भी ऐसे टाइप टेस्ट आइटम जो है उसको बनाने से पहले, वो ये कि एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होगा। दूसरा, अगर हम स्टूडेंट्स की जो सिंथेसिस और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स जो हैं उनको हम असेस करना चाह रहे हैं तो हमें रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम देना चाहिए। और अगर हम उनकी इवैल्यूएशन की या उनकी जजमेंट की जो स्किल्स हैं उनको अगर हम असेस करना चाहते हैं तो फिर हमें उनको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम जो हैं वो देने चाहिए। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड। तो ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स की कुछ फर्दर गाइडलाइंस में कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो हैं वो ये हैं कि क्योंकि ऐसे टाइप टेस्ट आइटम जो है उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको आंसर करने में, इसलिए अगर एक से ज़्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है हम किसी टेस्ट में दें तो हमें टाइम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम कम होने की वजह से स्टूडेंट्स उसको आंसर ना कर सकें। तो हमें प्रॉपर टाइम जो है एलोकेशन जो है उसकी वो करनी चाहिए ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स देते हुए। मज़ीद ये कि ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। फर्दर इसमें ये कि जब हम किसी भी टेस्ट आइटम को क्वेश्चन पेपर में मेंशन करें, क्वेश्चन पेपर में दें,
तो उसके मार्क्स जो हैं वो क्लियरली उसके साथ ही मेंशन होने चाहिए और उन मार्क्स में प्रॉपर डिवीजन जो है वो नज़र आनी चाहिए। अगर किसी ऐसे टाइप क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स हैं तो उन सारे पार्ट्स के अलग अलग जो मार्क्स हैं वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन होने चाहिए कि किस पार्ट के कितने मार्क्स हैं। फर्दर इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी जो एक्सपेक्टेड रिस्पांस लेंथ है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि हमें उसकी जो उसका जो आंसर है इस आइटम का उसकी कितनी जो है वो लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। फर्दर इसमें गाइडलाइन ये है कि अगर हम किसी टेस्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स भी दे रहे हों और कुछ हम उसमें ऐसे टाइप भी दे रहे हों तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट आइटम्स हैं उनको पहले रखना चाहिए और सबसे आखिरी आइटम जो होगा वो हमें ऐसे टाइप आइटम रखना चाहिए। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ऐसी तमाम फ्रेजेस जिससे किसी टेस्ट आइटम में मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज आने की एक्सपेक्टेशन हो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें स्टेटमेंट्स इस तरह से देनी चाहिए जिससे हमारे पास बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक आंसर्स जो हैं वो स्टूडेंट की तरफ से आएँ ताकि हमें उनको ऑब्जेक्टिवली असेस करने और मार्क करने में भी आसानी हो। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली किसी पर्टिकुलर आंसर की तरफ जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहे। जैसे व्हाट डू यू थिंक, what do you think, what do you know about, what do you understand, what is the best definition of। तो ये सारी फ्रेजेस ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं तो हमें इनको टेस्ट ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स में अवॉइड करना चाहिए। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स में स्कोरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आंसर स्टूडेंट्स के आते हैं उनको ऑब्जेक्टिवली मार्क करना ये बड़ा ही मुश्किल काम है ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स में और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भी है कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली उनको मार्क किया जाए और उनको स्कोर किया जाए। इस सिलसिले में 2 तरह के मॉडल यूज़ होते हैं। एक को एनालिटिक या पॉइंट मेथड कहते हैं और दूसरे को हॉलिस्टिक या रेटिंग मेथड कहते हैं। एनालिटिक मेथड जो होता है इसमें हर क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर स्टूडेंट ने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो शामिल किए हैं उसके अंदर या उसने कितने अच्छे आर्गुमेंट्स उसमें दिए हैं। तो उन आर्गुमेंट्स उन पॉइंट्स को देखते हुए स्कोर किया जाता है और फिर उसका टोटल स्कोर ओवरऑल जो उस आंसर का बनता है उसको टोटल करके ले लिया जाता है एज अ टोटल स्कोर। लेकिन जो हॉलिस्टिक मेथड होता है उसमें इस तरह से नहीं किया जाता। उसमें उस पूरे आंसर को एज अ होल देखा जाता है। पूरे आंसर को पढ़ के एज अ होल देखा जाता है कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कितना आ रहा है और उस आंसर को कंपेयर किया जाता है बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स के साथ और इन कंपैरिजन विद अदर आंसर्स ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देखते हुए पूरे क्वेश्चन के आंसर को मार्क किया जाता है। तो ये 2 तरह के स्कोरिंग मॉडल्स होते हैं जिसमें एक में पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है आंसर के अंदर जाके और फिर ओवरऑल उसके मार्क्स जो हैं वो टोटल कर लिए जाते हैं उस एक क्वेश्चन के। और दूसरे में ये होता है कि पूरे आंसर को पढ़ने के बाद उसका एज अ होल उसका इम्पैक्ट देखा जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर्स के साथ। तो चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। ऐसे टाइप टेस्ट आइटम की स्कोरिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है
क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ इनकी मार्किंग करनी होती है। इसलिए इस सिलसिले में कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए जब हम मार्किंग कर रहे हों, ख़ास तौर पर ऐसे टाइप जो टेस्ट आइटम्स वाले पेपर्स की। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो इसकी रुब्रिक्स हैं। इन रुब्रिक्स को हमें एडवांस में बनाना होता है। जब भी हम कोई टेस्ट आइटम लिखते हैं तो हमें उसके साथ ही उसकी रुब्रिक्स बनानी होती हैं, और रुब्रिक्स का मतलब ये है कि हमें इसके साथ ये क्लियरली मेंशन करना होता है कि हम इस आइटम में किसी ख़ास पॉइंट के कितने मार्क्स देंगे और उस पॉइंट के ना लिखने के कितने मार्क्स जो है वो हम उसमें से डिडक्ट करेंगे। कितने हम इसमें आर्गुमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर एक आर्गुमेंट पे कितने मार्क्स देंगे, या आर्गुमेंट ना देने पे कितने मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो हमें उसकी डिटेल्स जो है वो पहले से ही सेट करके रखनी होती है कि हम क्योंकि हमें ये इसके लिए ऐसे टाइप आइटम के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम उसको बनाएं तो हमें इन एडवांस ये पता हो कि हम इसमें स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब हमें ये पता होगा कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से स्पेसिफिकली स्टेट भी उसी तरह से किया होगा, तो उसके साथ हम उसकी रुब्रिक्स बनाएंगे कि स्टूडेंट जो है वो जब इसको आंसर करेगा तो उसको हमने क्या चीज़ उस आंसर में देने पे कितने मार्क्स देने हैं और क्या चीज़ आंसर में ना देने पे कितने मार्क्स उसके डिडक्ट करने हैं। फर्दर ये कि जब हम पेपर्स को चेक कर रहे हों तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के नाम देखे बगैर हम उन पेपर्स को चेक करें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स जो हैं वो टीचर्स यूज़ करते हैं, और उसमें एक टेक्निक ये होती है कि पेपर्स को उल्टा रख लिया जाता है और उस तरह से उल्टी साइड से पेपर को उठा के चेक किया जाता है ताकि स्टूडेंट का नाम जो है वो नज़र ना आए। और मुख्तलिफ़ तरह की इसमें टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट का नाम देखे बगैर पेपर को चेक किया जाए। फर्दर इसमें ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि बजाय इसके कि एक स्टूडेंट का पेपर पूरी तरह चेक करने की बजाय इसमें ये किया जाए कि सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स को खोल के ऊपर नीचे रख लिया जाए और उनका क्वेश्चन नंबर 1 सबका एक साथ चेक किया जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ चेक किया जाए सबका, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एक साथ चेक किया जाए। इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक ही क्वेश्चन चेक करते हुए स्टूडेंट जो है टीचर जो है वो एक सेम थिंकिंग से उन सारे पेपर्स को चेक कर रहा होता है, उन सारे क्वेश्चंस को चेक कर रहा होता है, और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मार्किंग के वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर सेम रहते हैं, और इसमें एक कंपैरिजन भी करना उसके लिए आसान होता है। फर्दर ये कि एक ही सिटिंग में उसको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चेक करने चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी किस्म की इंटरप्शन उसमें आएगी तो उसमें ये चांसेस हैं कि जो फर्स्ट सिटिंग में उसने चेक किए हैं उनकी मार्किंग और या उनका जो स्टैंडर्ड है और जो बाद में है उसमें कोई फ़र्क आ जाए। तो बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो एक साथ क्वेश्चन नंबर 1 सबका चेक किया जाए, फिर एक साथ सबका 2 चेक किया जाए एंड सो ऑन। और एक ही सिटिंग में अगर हम एक क्वेश्चन पूरा एक सिटिंग में चेक कर लें, उसके बाद फिर सेकंड सिटिंग में हम सेकंड क्वेश्चन चेक कर लें, लेकिन किसी एक क्वेश्चन को चेक करते हुए बीच में कोई इंटरप्शन ना आए। तो देखते हैं हम इसकी कुछ फर्दर गाइडलाइंस। अगर स्टूडेंट के ऐसे के मार्क्स के बेसिस पे हमें उनको कोई अवार्ड या कोई स्कॉलरशिप देना हो, तो इस सिलसिले में बेहतर ये है कि एक से ज़्यादा बल्कि 2 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं उनसे उनके आंसर्स जो हैं उनको असेस करवाया जाए,
और किसी एक ही टीचर के दिए गए मार्क्स के ऊपर डिपेंड ना किया जाए। ऐसे को चेक करते हुए कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कि कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो उनका राइटिंग स्टाइल बड़ा अच्छा होता है, वो हेडिंग्स बहुत अच्छी डालते हैं, वो बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही अच्छे और प्रेजेंटेबल वे में अपने आंसर को देते हैं। और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शामिल करके अपने आंसर को बहुत बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी टीचर को। जब वो ऐसे टाइप आंसर को चेक कर रहा हो तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस अपने किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अपने रुब्रिक्स के ऊपर करना चाहिए कि जो रुब्रिक्स बनी हुई हैं उन रुब्रिक्स के अंदर रहते हुए ही उसको असेस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं इस बेसिस पे किसी स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं और वो स्टूडेंट्स जिसने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको कहीं कम मार्क्स ना मिल जाएं। इस सिलसिले में एक और चीज़ जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए वो ये कि जब कोई स्टूडेंट जो हैं वो बॉर्डर लाइन के ऊपर आ रहे हों, उनका ग्रेड जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ रहा हो, जब हम मार्क कर रहे हों तो हमें ये देखना चाहिए कि एक दफ़ा हम वापस उसको एक दफ़ा रीअसेस कर लें, एक दफ़ा रिव्यू कर लें उसके पेपर को कि कहीं उसमें कोई फ्लॉ ना रह गया हो, और उसके बाद फिर हम उसको फाइनल ग्रेड दें। तो बॉर्डर लाइन पे आने वाले स्टूडेंट्स को फाइनल ग्रेड देने से पहले हमें एक दफ़ा रिव्यू कर लेना चाहिए सारे उसके आंसर्स को।